हेलो दोस्तों, हमारा पॉकेट ऑडियो बुक चैनल में आपका स्वागत है, जहां स्टोरी सुनाई नहीं जाती, महसूस किया जाता है, आपका मन हो रूह पर छाप छोड़ जाता है। अगर स्टोरी पसंद आया हो और जो नया हो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एप 1 अमृत कलश का राज। बात 13वीं शताब्दी की है। जम्बू राज्य पर शून वंश का शासन था और हीराकोटा राज्य में अय्याशी का केंद्र था। मुझे शराब चाहिए, नरेंद्र हीरा कोठे में काम करने वाली सुरेखा के ऊपर चीखा। सुरेखा अच्छी तरह से जानती थी कि नरेंद्र रसूखदार सिंघल परिवार का दामाद है। सिंघल परिवार राज्य की सेना को हथियारों की सप्लाई करता था। शराब खत्म हो चुकी है। वो कांपते होंठों से बस इतना ही जवाब दे सकी। इतना सुना ही था कि नरेंद्र के दोस्त मानो बौरा ही गए। उन्होंने खाली हो चुकी शराब की सुराहियां जमीन पर पटक कर तोड़ना शुरू कर दी। मैं इस कोठे को ही खत्म कर दूंगा। नरेंद्र तो अपने दोस्तों से भी एक कदम आगे निकल गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने आव देखा ना ताव, कोठे को रोशन कर रही मशाल से कोठे में आग लगा दी। दिमाग से पैदल है क्या बे? देखो इस पागल को, खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। कोठे में मौजूद लोग नरेंद्र के ऊपर फप्तियां कसते हुए बाहर भागने लगे। भागने वालों में नरेंद्र के दोस्त भी शामिल थे। नरेंद्र बेवकूफों की तरह कोठे के अंदर खड़ा रहा। कोठे की छत पर लगा एक लकड़ी का लट्ठा उसके सिर पर गिरा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही धरती पर नरेंद्र की आंखें बंद हुई, वैसे ही मानो उसे जन्म से पहले हुई घटनाओं को देखने की दिव्य दृष्टि मिल गई। उसने देखा कि वो स्वर्ग के 7 सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक था। वे देवता जिन्हें अमृतत्व का वरदान मिला हुआ था। अगर नरेंद्र को भी अमृतत्व का वरदान मिला हुआ था तो वो मरा कैसे? ये सवाल नरेंद्र के मन में खलबली मचा देता है। अरे मरता नहीं है, सोता तो है ना। जब वो सो रहा होगा तो चुरा लेंगे उसका अमृत कलश। नरेंद्र ने अपनी यादों को कुरेदा तो किसी की खुसफुसाहट सुनी, लेकिन यादें इतनी धुंधली थीं कि वो सही से किसी का चेहरा नहीं देख पाया। आखिर कौन था जिसने नरेंद्र का अमृत कलश चुराया था? नरेंद्र समझ चुका है कि वो एक अयाश आदमी नहीं है जैसा उसे जम्बू राज्य के लोग समझते हैं, बल्कि वो एक स्वर्ग का देवता है। उसे धीरे धीरे होश आने लगा था। अबे नल्ले बेरोजगारों को आग भी नहीं पकड़ती क्या? देखो साले के शरीर को, आंच तक नहीं आई है। नरेंद्र के जमीन पर पड़े बेहोश शरीर के पास खड़े एक आदमी ने कहा। हीराकोटे के अंदर लगी आग बुझाई जा चुकी थी। कई लोग नरेंद्र के शरीर के पास खड़े थे और फप्तियां कस रहे थे। धुएं की घुटन से मर गया होगा। एक बोला, मर ही जाए तो अच्छा है, धरती पे बोझ है साला। दूसरे ने बात पूरी की तो खूब ठहाके लगे। नरेंद्र लोगों को अपने जिंदा होने का सबूत देना चाहता था, लेकिन वो अपना शरीर हिला तक नहीं पा रहा था। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। राहत की बात ये थी कि कोई उसके इस आंतरिक संघर्ष को देख नहीं सकता था। अचानक नाभि के पास हो रही हलचल ने नरेंद्र का ध्यान खींचा। उसे महसूस हुआ मानो अमृत उसकी नाभि से निकलकर उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में जा रहा है। ये वही अमृत है जो देवरूप में नरेंद्र के पास था। उसने दिमाग का पूरा जोर लगाकर एक बार फिर से अमृत की गुत्थी सुझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अमृत की ओर ध्यान दिया उसका शरीर जोर से कांपने लगा और वो उठकर बैठ गया। आखिर कौन है जो अमृत के राज को सहेज के रखना चाहता है? लोएस्ट फीस ऑन क्रिप्टो, privacy underscore small, close underscore button, lowest fees on crypto। मान गए भाई, नाकारों को भगवान बड़ी लंबी उम्र देता है। नरेंद्र के उठकर बैठते ही लोग उसके ऊपर हंसने लगे। उन हंसते हुए चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी था जो गुस्से से नरेंद्र की ओर देख रहा था, और वो चेहरा था उसके ससुर श्री पुरुषोत्तम सिंघल का। मेरे मरने के बाद ये सब कांड नहीं कर सकता था तू? पुरुषोत्तम गुस्से में पागल हो रहे थे। मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, मैं तो स्वर्ग का देवता हूँ। नरेंद्र के मुंह से अचानक निकल गया, तो फिर मैं जम्बू राज्य का राजा हूँ, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ। कोठे में मौजूद लोग नरेंद्र का मजाक उड़ाने लगे। स्वर्ग का देवता सुहागरात पे पत्नी को छोड़ के कोठे पर आता है क्या? पुरुषोत्तम का पारा और भी चढ़ रहा था। नरेंद्र को आभास तो था कि कोई तो है जो उसके दिमाग से खेलकर उसे उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए मजबूर कर रहा है। कोई तो है जो देवलोक से ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। साथ ही नरेंद्र को यह भी पता है कि वो इस बारे में अपना मुंह भी खोलेगा तो जम्बू राज्य के लोग उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। वो चुप्पी साधने में ही भलाई समझता है। खड़ा होकर वो अपने ससुर के साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके पहले नरेंद्र और पुरुषोत्तम कोठे की दहलीज पार कर पाएं, एक विशालकाय आदमी उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। आदमी का नाम है हीरालाल। वो उसी हीरा कोठे का मालिक है जिसे नरेंद्र ने कुछ देर पहले तहस नहस कर दिया था। हीरालाल जम्बू राज्य का एक कुख्यात व्यापारी था, जिसके हीरा कोठे जैसे कई अयाशी के अड्डे राज्य भर में चल रहे थे। पुरुषोत्तम सिंघल जैसे इज्जतदार लोग उससे दूरी बना के रखते थे, लेकिन उनके नालायक दामाद ने उन्हें हीरालाल के इतना करीब लाके खड़ा कर दिया था। देखिए पुरुषोत्तम जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपके इस नाकारे दामाद ने जो मेरे कोठे का नुकसान किया है उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना। हीरालाल पुरुषोत्तम पर जिस तरह से गरजा, उससे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो पुरुषोत्तम की थोड़ी सी भी इज्जत करता है। पुरुषोत्तम ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके नुकसान की भरपाई करने की पूरी जिम्मेदारी वो अपने सर लेते हैं। मैं आप पर यूं ही तो विश्वास नहीं कर सकता ना, मेरे पास अपनी कोई कीमती चीज़ तो गिरवी रख के जाए। हीरालाल की बात में आग्रह कम आदेश ज्यादा था। नरेंद्र को पूरा भरोसा था कि उसके गिरवी रखे जाने का समय आ गया है। पुरुषोत्तम जी,
आप मेरे पास ही बैठिए, अपने दामाद को बोलिए कि घर जाके पैसे लेके आइए जितने का मेरा नुकसान हुआ है। हीरालाल ने जैसे ही अगला आदेश सुनाया नरेंद्र के होश उड़ गए। नरेंद्र घर जाके अपनी बीवी रेवती को कैसे बताएगा कि उसकी गिरी हुई हरकत की वजह से पुरुषोत्तम हीरालाल के यहाँ बंधक बन गए हैं। नहीं नहीं, वो बीवी को मुंह तक नहीं दिखा पाएगा, वो बीवी जो उसकी वैसे भी कुछ खास इज्जत नहीं करती है। नरेंद्र हीरालाल से लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला कि वो उसके पास रहने के लिए तैयार है। गधे, मैं कीमती चीज गिरवी रखने की बात कर रहा था, तुझे बाजार में बेचने जाऊंगा ना तो मुझे ही पैसे देने पड़ जाएंगे। हीरालाल की इस बात पर सब जोर से हंस पड़े। नरेंद्र को समझ आ गया था कि विनती करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। वो टूटी हुई उम्मीद के साथ घर की ओर चल पड़ा। कोठे से निकलते वक्त वो पुरुषोत्तम से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मन ही मन कसम खाई कि वो सिंघल परिवार का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाएगा। वो अपनी बीवी की आंखों में अपने लिए इज्जत देखने के लिए तड़प रहा था। भला हो मेरे पति का जिसने तुझे गोद ले लिया। कभी सोचा है कि तेरा क्या होता तेरे माँ बाप के गायब होने के बाद? सड़ता रहता किसी अनाथालय में। मैंने मना किया था कि मत करो अपनी बेटी की इस नाकारे से शादी, लेकिन नहीं माने। दोस्त से वादा जो किया था अब भुगत रहे हैं। नरेंद्र की सास मानवी सिंघल एक ही सांस में बोल गईं। वो आग बबूला हो रही थी। नरेंद्र की पत्नी रेवती की आंखों में भी उसके लिए तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं था। वही पत्नी जिससे नरेंद्र की एक दिन पहले शादी हुई थी, वही पत्नी जिसे वो सुहागरात पर अकेला छोड़ के कोठे चला गया था। गुस्से में रेवती का दूधिया चेहरा गुलाबी पड़ जाता था। वो और भी खूबसूरत लगने लगती थी, लेकिन नरेंद्र उसकी खूबसूरती की तारीफ करके पिटना नहीं चाहता था। आप लोग जितनी चाहो उतनी गालियां मुझे दे लेना, लेकिन पहले हीरालाल को पैसे दे के पिताजी को छुड़वा के लाते हैं। नरेंद्र हिचकिचाते हुए बोला, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? रेवती ने तीखा सवाल दागा। नरेंद्र के पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, क्योंकि वो तो सारे पैसे अय्याशी में उड़ा दिया करता था। व्यापार तो ठीक ही चल रहा है ना अपना, उससे कुछ पैसे निकाल लेते हैं। नरेंद्र ने सलाह दी। रेवती को अपने पति की मासूमी पर तरस भी आता है और गुस्सा भी। वो नरेंद्र का कस के हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर ले जाती है। वो पैदल ही कहीं जाने लगती है। नरेंद्र जानना चाह रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रेवती उसे कुछ भी बताने के मूड में नहीं है। कुछ किलोमीटर पैदल चलने के बाद वे दोनों सिंघल शस्त्र निर्माण कारखाना पर पहुंचते हैं। रेवती ने अभी कुछ ही दिनों पहले शस्त्र बनाने के पुश्तैनी व्यापार का जिम्मा संभाला है। कितने दिनों से तुम कारखाने नहीं आए हो? रेवती नरेंद्र से पूछती है। वो अभी भी बहुत गुस्से में है का? काफी दिन से, नरेंद्र जवाब देता है। रेवती उसे उलाहना देते हुए कहती है कि उसे कारखाने की शक्ल देखे हुए कई महीने हो चुके हैं। नरेंद्र चुप्पी साधे खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि रेवती सच बोल रही है। नरेंद्र जब कारखाने के अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि कारखाने में बहुत कम शस्त्र बन रहे हैं। सारे बड़े कारीगर जो कारखाने में काम करते थे नदारद हैं। सारे कारीगर कहाँ गए? नरेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, तोड़ ले गया चौहान सबको। रेवती नरेंद्र को सिंघल परिवार के पुश्तैनी व्यापार की माली हालत से अवगत कराती है। महेश चौहान और उसका परिवार भी जम्बू राज्य के रसूखदार परिवारों में से है। वो सिंघल परिवार के मंझे हुए कारीगरों को तोड़कर अपना शस्त्र निर्माण का कारोबार तेजी से बढ़ा रहा है। पहले तो ज्यादातर अपराधी, लुटेरे और डाकू वगैरह ही उसके हथियार खरीदते थे, अब तो राज्य की सेना भी उनसे हथियार लेने को तत्पर है। वो सेना जिसकी हथियारों की आपूर्ति पर अभी तक सिंघल परिवार का एकाधिकार सा था। नरेंद्र को जब शस्त्र व्यापार की हालत समझ आती है तो उसे अपनी गलती की मात्रा का एहसास होता है। उसकी बेवकूफ़ी ने उसकी बीवी के कंधों पर ही बोझ बढ़ा दिया है। इसके पहले वो कुछ हल निकाल पाए। कारखाने के बाहर से आती हुई एक गर्जना उसका और रेवती का ध्यान खींच लेती है। रेवती सिंघल, बाहर निकल। शेर सिंह कारखाने के बाहर से ललकार रहा है। शेर सिंह भाड़े के लड़कों के एक समूह का सरदार है, ये क्यों बोराया घूम रहा है? नरेंद्र रेवती से पूछता है। पता नहीं, कुछ दिन पहले ये अपने समूह के लिए हथियार लेके गया था। रेवती को भी शेर सिंह के गुस्से के कारण का कोई अंदाजा नहीं है, क्यों चिल्ला रहा है? नरेंद्र हिम्मत करके कारखाने की खिड़की से बाहर झांक के शेर सिंह से पूछता है। अबे चूहे, तमीज से बात कर, नहीं तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। अपनी चुहिया को बोल कि बाहर आए, मुझे उससे हिसाब करना है। उसने हमें कुंदधार के जो हथियार बेचे हैं उसकी वजह से हमारे कई साथी मारे गए हैं। जितने मेरे साथी मारे गए हैं उतने ही टुकड़े मैं उस चुहिया के करूंगा। शेर सिंह की बातों में निश्चय झलक रहा है। रेवती नरेंद्र को सलाह देती है कि उन्हें कारखाने के अंदर ही रहना चाहिए। शेर सिंह के साथ उसके 50 लड़के भी हैं। बाहर निकलने का मतलब है मौत को दावत देना, लेकिन नरेंद्र डर के जीने से तंग आ चुका है। आजा बेटे, देखते हैं कौन शेर है और कौन चूहा। नरेंद्र छाती चौड़ी करके अकेला शेर सिंह और उसके लड़कों के सामने खड़ा हो जाता है। तेरे लिए तो मेरा एक लड़का ही काफी है। शेर सिंह को नरेंद्र पर हंसी से ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन उसकी हंसी एकदम से गले के अंदर अटक जाती है जब वो देखता है कि नरेंद्र ने उसके लड़के को एक हाथ से उठा के कुछ फीट दूर फेंक दिया है। किसी को समझ नहीं आता कि नरेंद्र ने ये कैसे किया। जिसको उड़ने का शौक हो वो पास आए। अब हंसने की बारी नरेंद्र की है। कई लड़के एक साथ नरेंद्र की ओर बढ़ते हैं।
नरेंद्र उनकी तरफ छलांग लगाता है और उसकी लातें लड़कों की तलवारों पे भारी पड़ती हैं। कारखाने की खिड़की से झांकती रेवती भी नरेंद्र के करतब देख के हैरान रह जाती है। उसने अपने पति का ये रूप पहले कभी नहीं देखा है। ये कोई सपना तो नहीं है? रेवती को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। वो नरेंद्र को इतना मुग्ध होकर देख रही है कि उसे ये एहसास भी नहीं होता कि शेर सिंह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। नरेंद्र भी लड़कों की पिटाई करने में व्यस्त है, इसलिए उसे भी शेर सिंह की सुध नहीं रहती। रेवती को एहसास होता है कि उसके गर्दन पर एक कटार रख दी गई है और कटार की धार बिल्कुल भी कुंद नहीं है। शायद ये कटार शेर सिंह ने किसी और शस्त्र कारखाने से खरीदी हो। अबे चूहे, जरा पीछे तो देख ले, शेर सिंह चिल्लाकर नरेंद्र से कहता है। रुक, आगे का काम निपटा लूं जरा। नरेंद्र शेर सिंह की बात को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। नरेंद्र, वो रेवती की डर भरी चीख सुन के पलटता है। उसकी गर्दन पर रखी कटार देख के नरेंद्र के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अब वो रेवती को कैसे बचाएगा? नरेंद्र में इतनी शक्ति अचानक कहाँ से आ गई? नरेंद्र के पिछले जन्म का सच क्या है? अमर देवता को इस तरह मृत्युलोक में क्यों आना पड़ा? जानने के लिए शराब पीकर हीरा कोठे में आग लगाने के बाद नरेंद्र बेहोश हो जाता है। उसे पता चलता है कि वो स्वर्ग का एक देवता है जिसका अमृत कलश चुरा लिया गया था। नरेंद्र होश में आता है तो पाता है कि कोठे के मालिक हीरालाल ने उसके ससुर को बंधक बना लिया है। वो ससुर को तभी छोड़ेगा जब नरेंद्र उसके नुकसान की भरपाई कर देगा। नरेंद्र को एक और झटका तब लगता है जब लड़कों के समूह का नेता शेर सिंह उसकी बीवी रेवती पर घटिया हथियार बेचने का आरोप लगाता है। शेर सिंह की कटार अभी भी रेवती की गर्दन के पास मजबूती से जमी हुई थी। ठीक है, नहीं मारता अब मैं किसी को। तुम लोगों को मुझे जितना मारना है मार लो, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। नरेंद्र की आवाज़ से सारी होशियारी गायब हो चुकी थी। वो शेर सिंह के सामने गिड़गिड़ा रहा था। तलवार फेंक जमीन पे। शेर सिंह नरेंद्र पर गरजा। नरेंद्र तुरंत तलवार रखने के लिए जमीन की ओर झुका। ये लो, रख दी तलवार जमीन पे। नरेंद्र ने ऐसा कहा तो लेकिन किया नहीं। उसने जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम लेते हुए तलवार शेर सिंह की ओर फेंक दी। निशाना इतना सटीक था कि तलवार की मूठ शेर सिंह के हाथ पर जाके लगी। होशियारी दिखाता है हरामखोर। शेर सिंह की कटार उछल के दूर जाके गिरी। इस लड़की के लिए तो मेरे हाथ ही काफ़ी हैं। गला दबा के ही इसकी जान निकाल लूंगा मैं। शेर सिंह रेवती की ओर लपका। और मैं गला दबवा भी लूंगी ना। रेवती को शेर सिंह की बात पर हंसी आ रही थी। रेवती ने घूमकर शेर सिंह की छाती पर जैसे ही लात मारी, वो जमीन पे पड़ी अपनी कटार के बगल में जाके गिरा। हा, एक और दे रख के। नरेंद्र अपनी पत्नी का उत्साह बढ़ाने में इतना मशगूल हो गया कि उसे ये देखने का होश ही नहीं रहा कि उसके पीछे जमीन पर पड़े शेर सिंह के लड़के एक एक करके उठ रहे थे। वे नरेंद्र के चारों ओर एक घेरा बना रहे थे। चारों तरफ से पकड़ के इसका मुंह जमीन में लगा दो। देखना इस साले को एक भी उंगली घुमाने की आज़ादी ना मिले। शेर सिंह के लड़के नरेंद्र के हाथों मिली पिटाई को भूले नहीं थे। संख्या में इतने ज्यादा होने के बावजूद वो नरेंद्र को कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे। अरे ओ वीरांगना, जरा देख तो लो, तुम्हारा पति कैसे धूल फांक रहा है। एक लड़का रेवती की ओर सीटी मारते हुए चिल्लाया। रेवती ने अब तक शेर सिंह का मार मार के बुरा हाल कर दिया था। अपने पति को नरेंद्र के लड़कों के कब्जे में देख के वो ठिठक गई। 2 लोग हो साले, हम 50 से जीत जाओगे क्या? तुम बचोगी तो वो पिटेगा, वो बचेगा तो तुम पिटोगी। शेर सिंह की जान में जान आई और वो लपक कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शोरगुल सुनकर बाजार में तमाशाइयों की भीड़ जमा हो चुकी थी। 704_27 F9219447D0C4281629 Opt out HTML creative_id equals 1,013,484 or platform equals Android or exchange equals DoubleClick or source_app_name equals pocket%20 novel or source_app_id equals com pockety fm। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें हथियार दिए, उसकी सज़ा मुझे दो। मेरे पति को छोड़ दो, उसका तो व्यापार से कुछ लेना देना है ही नहीं। आप सब बताइए, मैं सही कह रही हूँ ना? रेवती ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा। हाँ, उस बेचारे को क्यों पकड़ा है? जिसने गलती की सज़ा तो उसे ही मिलनी चाहिए। शेर सिंह को एहसास हो गया कि रेवती ने चतुराई से जनसमर्थन अपने पक्ष में कर लिया है। उसने अगर नरेंद्र को नहीं छोड़ा तो भीड़ भड़क भी सकती है। छोड़ दो उसे, शेर सिंह अनमने ढंग से अपने लड़कों से बोला। नरेंद्र आज़ाद हो गया था। वो कटार भी हमारे कारखाने से ले गए थे क्या? इसके पहले शेर सिंह अगली चाल चल पाए? नरेंद्र ने उससे पूछा। हाँ। शेर सिंह के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था कि नरेंद्र भीड़ की तरफ देखते हुए बोला। हमारे कारखाने में बने हथियारों को जब जलाया जाता है तो स्लेटी रंग का धुआं निकलता है। आइए जांच लेते हैं कि शेर सिंह ने ये कटार हमारे कारखाने से ली है या नहीं। नरेंद्र कटार को शेर सिंह से छीनकर उसे आग में तपाने लगा। लोग टकटकी लगाकर कटार की ओर देख रहे थे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, धुआं स्लेटी रंग का निकलेगा या नहीं। भीड़ बती ही जा रही थी। शेर सिंह के माथे पर पसीना आने लगा। क्या हुआ शेर सिंह? आग कटार को लग रही है, पसीना तुम्हें क्यों आ रहा है? नरेंद्र ने कटार भीड़ को दिखाते हुए शेर सिंह से कहा। कटार से धुत काले रंग का धुआं निकल रहा था। शेर सिंह का झूठ पकड़ा गया था। उसके सब लड़के एक एक करके 9-2-11 हो गए। नरेंद्र और रेवती अकेले पड़ चुके शेर सिंह के पास आए। किसने भेजा है बे तुझे?
नरेंद्र ने शेर सिंह से पूछा। चौहान ने महेश चौहान ने तुम लोगों को बदनाम करने के लिए। शेर सिंह की आवाज़ चूहों जैसी हो चुकी थी। चीख के बता सबको। रेवती चीखी तो एक बार को तो नरेंद्र भी चौंक गया। योजक चिन्ह, तुम्हें कैसे पता था कि हथियारों को जलाने से स्लेटी धुआं निकलता है? कभी कारखाने तो आते नहीं हो? कारखाने से हीरा कोठे जाते वक्त रेवती ने नरेंद्र से पूछा। सारा ज्ञान हम ही से निकलता है, हम देवता जो हैं। नरेंद्र ने रेवती से एक सच कहा जिसे रेवती ने मजाक में लिया। ज्यादा बातें मत बनाओ। रेवती का नरेंद्र पर गुस्सा अभी भी पूरी तरह से उतरा नहीं था। उसे हीरालाल को पैसे देके अपने बाप को आज़ाद जो कराना था। इतना नुकसान हुआ है हमारे कोठे का। रेवती हीरालाल के कोठे में जले सामान की लिस्ट देख के चौंक गई। इतना नुकसान? मेरा शहर का सबसे बड़ा कोठा खाक कर दिया तुम्हारे नाकारे पति ने। हीरालाल अभी भी नरेंद्र पे भड़का हुआ था। इस नुकसान की भरपाई में तो अपने सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। रेवती ने नरेंद्र को देखकर चिंता से कहा। अभी पिताजी को छुड़ा के घर ले चलते हैं, बाद में देखते हैं पैसे का। रेवती को नरेंद्र का उत्तर देख के लगा कि नरेंद्र के पास कोई खास योजना है नहीं। फिर भी पैसे देके पुरुषोत्तम को छुड़ाया गया। उन्हें लेकर रेवती और नरेंद्र घर पहुंचे। योजक चिन्ह, अब बोल, क्या योजना है तेरे पास? बंद कर दे धंधा। पुरुषोत्तम अभी भी गुस्से में लाल हो रहे थे। रेवती आशा से नरेंद्र की तरफ देख रही थी। उसे लगा कि वो पुरुषोत्तम की बात का कुछ तो जवाब देगा, लेकिन वो चुप था। मैंने बोला था इस अनाज के दुश्मन को पालो ही मत। नरेंद्र की सास ने जब तंज कसा तो नरेंद्र बिफर पड़ा। है मेरे पास योजना। अब सेना के हथियारों का कंट्रैक्ट ही हमारे व्यापार को ठप पड़ने से बचा सकता है। अगर हमें कंट्रैक्ट चाहिए तो हमें अपने शस्त्रों की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, और अगर गुणवत्ता बढ़ानी है तो हमें चाहिए बेहतर कच्चा माल। नरेंद्र एक सांस में ये सब बोल के बाहर निकल गया। बेहतर कच्चे माल के लिए ज़्यादा पैसे भी चाहिए, वो हमारे पास है नहीं। पुरुषोत्तम को भरोसा था अगर वो नरेंद्र के कहे पे चलेंगे तो उनका पुश्तैनी व्यापार उम्मीद से पहले ही ठप पड़ जाएगा। थोड़ा भरोसा करके देखिए उस पे पिताजी। रेवती को नरेंद्र पर थोड़ा सा भरोसा था। योजक चिन्ह, नरेंद्र ने सबसे पहले भारी कर्जा लेते हुए शस्त्रों के लिए बेहतर कच्चा माल खरीदा। उसके सास ससुर ने जैसे ही ये सुना वो लगभग मान गए कि वे जल्द ही सड़क पर आने वाले हैं। तुम कितने दिनों से काम कर रहे हो शस्त्र बनाने का? नरेंद्र ने कारखाने में बचे कुछ कारीगरों में से एक सत्तू से पूछा। मुझे तो 1 साल भी नहीं हुआ है, सत्तू ने सिकुचाते हुए जवाब दिया। दुख की बात ये थी कि बचे हुए सभी कारीगरों में सत्तू सबसे वरिष्ठ था। बाकी सभी को चौहान तोड़ ले गया था। आज से तुम इस कारखाने के मुख्य कारीगर हो। हम नए माल से शस्त्र बनाना शुरू करेंगे। माल को हम ज्यादा देर तक आग में पकाएंगे ताकि शस्त्र मजबूत बने। हमें किसी भी हाल में सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, नहीं तो मैं भी सड़क पर आ जाऊंगा और तुम सब भी। नरेंद्र ने बचे हुए कारीगरों में उत्साह भरने की कोशिश की, लेकिन कारीगरों के चेहरों पर उत्साह कम, डर ज्यादा दिख रहा था। इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? सेना के हथियारों के कंट्रैक्ट की नीलामी तो कुछ ही दिनों में ही होने वाली है। अभी अभी मुख्य कारीगर नियुक्त किए गए सत्तू के मुंह से अचानक ही निकल गया। सब होगा, दम दिखाओगे तो सब होगा। काम पे लग जाओ तुरंत, समय कम जो है। नरेंद्र और उसके कारीगरों को ये पक्का करना था कि कहीं ऐसा ना हो कि हथियारों की गुणवत्ता की वजह से उन्हें कंट्रैक्ट की नीलामी की प्रक्रिया में भाग ही लेने का मौका ना मिले। फिलहाल ऐसा होने की संभावना 101% लग रही है। योजक चिन्ह, नरेंद्र को यह भी एहसास हो चुका था कि उसके पास युद्ध कौशल में पारंगत होने के लिए जरूरी गुण पहले से ही मौजूद हैं। उन्हें बस इन्हें निखारने की जरूरत है। वो सोच रहा था कि वो अपनी देवताओं वाली शक्ति को कैसे जगाए। वो ध्यान करने लगा और उसकी बंद आंखों के सामने उसे एक मंत्र नजर आने लगा। अथे संसोत्यो। ये पक्का कोई विशेष मंत्र है, लेकिन ये मंत्र किसी विदेशी भाषा में है। किससे पूछूं इसका मतलब? मंत्र ने ना जाने क्यों नरेंद्र के मन में हलचल मचा दी थी। उसे पता था कि इस गुत्थी का जवाब केवल ब्रह्मानंद केंद्र के विद्वान ही दे सकते हैं, लेकिन उसे अब ब्रह्मानंद योग तथा आयुर्वेद केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। ब्रह्मानंद केंद्र जम्बू राज्य में ऐसी जगह थी जहां युवकों को युद्ध कला और आयुर्वेद में पारंगत किया जाता था ताकि वो राज्य की सेना में भर्ती हो सके। केंद्र में प्रवेश पाने के लिए युवकों का अविवाहित होना जरूरी था। इंस्टॉल, ऑप्ट आउट, HTML, creative_ed equals 442,370 और platform equals Android और exchange equals double-click और source_app_name equals pocket%20 novel और source_app_ed equals com, pockety FM 235 F78209 F8A0 FBC। नरेंद्र को यह भी एहसास हो चुका था कि उसके पास युद्ध कौशल में पारंगत होने के लिए जरूरी गुण पहले से ही मौजूद हैं। उन्हें बस इन्हें निखारने की जरूरत है। वो सोच रहा था कि वो अपनी देवताओं वाली शक्ति को कैसे जगाए। वो ध्यान करने लगा और उसकी बंद आंखों के सामने उसे एक मंत्र नजर आने लगा। अथे संसोत्यो। ये पक्का कोई विशेष मंत्र है, लेकिन ये मंत्र किसी विदेशी भाषा में है। किससे पूछूं इसका मतलब?
मंत्र ने ना जाने क्यों नरेंद्र के मन में हलचल मचा दी थी। उसे पता था कि इस गुत्थी का जवाब केवल ब्रह्मानंद केंद्र के विद्वान ही दे सकते हैं, लेकिन उसे अब ब्रह्मानंद योग तथा आयुर्वेद केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। ब्रह्मानंद केंद्र जम्बू राज्य में ऐसी जगह थी जहां युवकों को युद्ध कला और आयुर्वेद में पारंगत किया जाता था ताकि वो राज्य की सेना में भर्ती हो सके। केंद्र में प्रवेश पाने के लिए युवकों का अविवाहित होना जरूरी था। कोशिश करने में क्या ही हर्ज है, ऐसा सोचकर नरेंद्र ब्रह्मानंद केंद्र में पहुंचा। मुझे केंद्र के आयुर्वेदाचार्य से मिलना है। नरेंद्र ने केंद्र के प्रांगण में अभ्यास करते हुए नवयुवक से पूछा, तुम्हें पता नहीं क्या कि केंद्र में शादीशुदा लोगों का प्रवेश वर्जित है? केंद्र के अंदर कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देखते देखते नवयुवकों की भीड़ नरेंद्र के सामने जमा हो गई। शादीशुदा तो ये है ही, साथ में ये बहुत ही गिरा हुआ इंसान भी है। यही है जो अपनी सुहागरात के दिन कोठे में पकड़ा गया था। हाँ, मैंने भी सुना था, भगाओ इसको। वहां जमा नवयुवक नरेंद्र की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। देखो, मैं केंद्र के अंदर जाकर ही रहूंगा, शांति से जाने दो, या तुम सबकी हड्डियां तोड़ के जाऊं। नरेंद्र ने नवयुवकों को खुली चुनौती दी, तू हड्डियां तोड़ेगा? जाके पलंग तोड़ कहीं पे। एक नवयुवक नरेंद्र का मजाक उड़ाते हुए बोला। नवयुवक की हंसी तब अचानक से गायब हो गई जब नरेंद्र ने 2 हाथों से केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे 4 योद्धाओं को जमीन पर पटक दिया। जाऊं अंदर अब? नरेंद्र ने इस बार पूछा तो कोई नवयुवक कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप पीछे हट गए। नरेंद्र आयुर्वेदाचार्य के कमरे में पहुंचा तो उसे पता चला कि आयुर्वेदाचार्य राज्य से बाहर गए हुए हैं, लेकिन नरेंद्र को निराशा नहीं हुई क्योंकि उसे पता था कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। जब वो अगली बार केंद्र आएगा तो उसका रास्ता रोकने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अभी भी अथे संसोत्यो मंत्र उसके मन में चक्कर लगाए जा रहा था। आखिर मतलब क्या है इस मंत्र का? योजक चिन्ह। आज हथियारों का प्रदर्शन होना था और सब लोग अपने हथियार और योद्धाओं के साथ राजमहल आए हुए थे। ऑलम ट्रेड 8B2505 C45 BCFABD 633 DC6 608_C3E2749E6 C3 अक 95,316। आज हथियारों का प्रदर्शन होना था और सब लोग अपने हथियार और योद्धाओं के साथ राजमहल आए हुए थे। उस योद्धा का नाम बताओ जो तुम्हारे कारखाने में बने हथियारों का प्रदर्शन करेगा। रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी ने नरेंद्र और रेवती से पूछा। योद्धा तो कोई तैयार नहीं हुआ हमारी तरफ से हथियारों का प्रदर्शन करने के लिए। रेवती ने हिचकते हुए पंजीकरण अधिकारी से कहा, तो क्या करने आए हो? सेना के हथियारों के कंट्रैक्ट की नीलामी में। भागो यहाँ से, अधिकारी ने उसे डपटते हुए कहा। सेना के हथियारों के कंट्रैक्ट की नीलामी का दिन आ चुका था। सभी हथियार बनाने वाले परिवार अपने साथ योद्धाओं को लेके आए थे जो उनके हथियारों का प्रदर्शन करने वाले थे। कंट्रैक्ट नीलामी की प्रक्रिया सीधी तो थी, लेकिन साथ ही खतरनाक भी थी। योद्धाओं को अपने कारखानों में बने हथियारों का उपयोग करते हुए लड़ना होता था, जिसमें योद्धाओं की मौत का भी खतरा बना रहता था। अंत में जिस परिवार का योद्धा जीतता था उसे ही सेना के हथियारों का कंट्रैक्ट दिया जाता था। तभी कोई योद्धा हमारी तरफ से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि अगर हमारे हथियारों से लड़ेंगे तो निश्चित ही मारे जाएंगे, जो कि शायद सच भी है। रेवती का चेहरा बुझ चुका था। कोई भी योद्धा सिंगल कारखाने में बने घटिया हथियारों से लड़ना नहीं चाहता था। योद्धा का नाम लिखिए, नरेंद्र। नरेंद्र ने अधिकारी के पास जाकर रौब से बोला, तुम खुद लड़ोगे? सोच लो, अगर अखाड़े में मारे गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पंजीकरण अधिकारी नरेंद्र को चेतावनी देते हुए बोला, नियम पता है मुझे, नाम लिखिए आप। नरेंद्र की आवाज में लेशमात्र भी कंपन नहीं था। क्या बेवकूफ़ी की तुमने? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें शस्त्र बनाने आ गए हैं तो उन्हें चलाना भी आ गया है? रेवती नरेंद्र के इस कदम पर बहुत खफा थी। उसे लग रहा था नरेंद्र सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। चिंता मत करो। नरेंद्र अपने कारखाने में बनी तलवार लेकर अखाड़े में जैसे ही उतरा वैसे ही वहां बैठे लोगों की हंसी छूट गई। अपनी जान की नीलामी करने आया है क्या? मजाक उड़ाने में महेश चौहान सबसे आगे था, जिसके परिवार को हथियारों का कंट्रैक्ट मिलना तय था। खैर, अखाड़े में तलवारबाजी शुरू हुई और नरेंद्र का सामना कर रहे योद्धा ने ऐसा वार किया कि नरेंद्र की तलवार एक ही झटके में दूर जाके गिरी। अब नरेंद्र अखाड़े में निहत्था था। नियमों के मुताबिक अगर योद्धा चाहे तो नरेंद्र की हत्या भी कर सकता था। नरेंद्र ने योद्धा की आंखों में झांका। वो योद्धा के इरादे भांपना चाह रहा था। योद्धा की आंखों में मौत की हवस थी। वो तेज कदमों से निहत्थे नरेंद्र की ओर बढ़ने लगा। नहीं! चीखते हुए रेवती ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके अंदर सामने घट रहे मंजर को देखने की हिम्मत नहीं थी। क्या योद्धा नरेंद्र का सिर धड़ से अलग कर देगा? आखिर उस मंत्र का अर्थ क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए। जब कोई योद्धा सिंघल परिवार के शस्त्रों का प्रदर्शन करने के लिए तैयार नहीं होता तो नरेंद्र खुद ही शस्त्रों का प्रदर्शन करने के लिए अखाड़े में उतर जाता है। ओह! अखाड़े में बैठे हुए दर्शकों की आह सुनकर रेवती ने डरते हुए अपनी आंखें खोली। कब? क्या हुआ? उसके मुंह से अनायास ही निकल गया, देखा नहीं क्या? नरेंद्र योद्धा के पैरों के बीच से निकल गया। उसने पीछे जाके अपनी तलवार भी उठा ली है। बगल में बैठे हुए शख्स ने उसे आंखों देखा हाल सुना दिया। रेवती ने देखा कि नरेंद्र योद्धा के पीछे तलवार लिए खड़ा है। पलट! नरेंद्र ने चीखकर योद्धा को पलटने का पूरा मौका दिया। योद्धा जैसे ही पलटा,
नरेंद्र उसकी तलवार पर तीखा वार करता है, तलवार छिटक कर दूर गिर जाती है। थोड़ी देर पहले मुझे मारने दौड़ा था ना, बोल, अब मार दूं तुझे। अब बारी नरेंद्र की थी। गलती हो गई भाई। योद्धा की जिन आंखों में कुछ पल पहले मौत की हवस थी, अब वही आंखें दया की भीख मांग रही थी। लेकिन नरेंद्र शायद माफ करने के मूड में नहीं था। वो अपनी तलवार जितनी पीछे जा सकती थी ले गया, तलवार जितनी तेजी से हो सकती थी नीचे आई। योद्धा को समझ आ गया था कि उसका अंत निश्चित है। जा इधर से। नरेंद्र ने तलवार योद्धा के सिर के पास लाकर झटके से रोक दी। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये कहते हुए योद्धा अखाड़े से निकल गया। अखाड़े में बैठे सभी दर्शकों के मन में नरेंद्र के लिए इज्जत आ गई थी। अबे ये कौन सी जड़ी बूटी खा के आया है आज। नरेंद्र की तलवारबाजी का कौशल देख के महेश चौहान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। ऐसे तो हमें इस साल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। महेश चौहान का गला सूख रहा था। तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है महेश भाई। वो योद्धा जो नरेंद्र से भिड़ा था वो हल्का था। अपना योद्धा निकुंज इस नालायक पे जरूर भारी पड़ेगा। महेश के सलाहकार ने उसे ढांढस बंधाया। अल्पविराम। ये सब तुमने कब सीखा। रेवती अखाड़े में नरेंद्र का कौशल देख के हतप्रभ हो रही थी। नरेंद्र रुई के फाहों की तरह एक के बाद एक योद्धाओं को उड़ाए जा रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होनी अभी बाकी थी, क्योंकि निकुंज ने भी योद्धाओं की धुनाई में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। क्लिक exchange equals ADXRTB or imp underscore it equals 90 to a 19 cook 5 lawyer 0 ka QW or info equals just VBPJ 5 GV keb 9 W0 a 3 MQCGGHKR 1 Bokta ka 6 ko BGPN 126 Yogaya or campaign underscore name equals ARKIS GVGLF 6 LR or DCR equals Love 67 Zeri 4 underscore AMZAF 3 underscore GB Zulkaf 6 6 GV underscore upscaled underscore 2X Privacy ये सब तुमने कब सीखा। रेवती अखाड़े में नरेंद्र का कौशल देख के हतप्रभ हो रही थी। नरेंद्र रुई के फाहों की तरह एक के बाद एक योद्धाओं को उड़ाए जा रहा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होनी अभी बाकी थी, क्योंकि निकुंज ने भी योद्धाओं की धुनाई में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। ये निकुंज आखिरी साल तक हमारे परिवार की ओर से लड़ा करता था। हमारे परिवार से लड़ लड़ के दुष्ट ने अपना नाम बनाया और अब देखो हमारे ही खिलाफ। नरेंद्र की आखिरी भिड़ंत से पहले रेवती निकुंज पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। कोई बात नहीं, उसे जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे वो वहां से लड़ेगा। नरेंद्र ने रेवती को शांत रहने के लिए कहा, इससे बच के रहना। जब भी ये हमारी तरफ से लड़ता था, कम से कम 3-4 लोगों की जान लेके ही अखाड़े से निकलता था। इसे हर साल मना करती थी मैं कि किसी को मारने की जरूरत नहीं है, बस हरा भर दो, लेकिन इसने कभी मेरी बात नहीं सुनी। रेवती का डर जायज था। निकुंज अखाड़ों की लड़ाइयों का निर्विवाद विजेता था। वो हर साल 2-3 योद्धाओं की जान लेता था। इस बार उसने सबको हरा तो दिया था, लेकिन जान किसी की भी नहीं ली थी। उसकी साख दांव पर थी। दूसरी तरफ नरेंद्र और उसके परिवार का भविष्य दांव पर था। अबे निकुंजवे, तुझे क्या लगता है कि तुझे सिंघल परिवार के सब शस्त्रों के बारे में जानकारी है तो तू मुझे हरा लेगा। हमने सारे शस्त्र बदल दिए हैं इस बार। नरेंद्र अखाड़े के अंदर निकुंज को घुमाए जा रहा था, मुंह बंद करके लड़ाई कर चुपचाप। निकुंज नरेंद्र के दांव से हैरान था। उसे इल्म ही नहीं था कि उसका वजनी शरीर थकता जा रहा था। जैसे ही निकुंज पर्याप्त रूप से थक गया, नरेंद्र ने बस एक वार किया और निकुंज अपने हथियार के साथ जमीन पर पसर गया। हम जीत गए। निकुंज के गिरते ही नरेंद्र रेवती की ओर देख के मुस्कुराया। सिंघल परिवार का व्यापार बच गया था। सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र की मुट्ठी में था। मानना पड़ेगा यार, काफी दिमाग से भी लड़ा। ये लोग नरेंद्र की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे थे। नरेंद्र सबका अभिवादन स्वीकार कर रहा था। उसने निकुंज का गुरूर चकनाचूर कर दिया। पीछे देखो नरेंद्र। रेवती ने नरेंद्र को चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन इसके पहले वो मुड़े। नरेंद्र के दिल के बगल से एक चाकू आर पार हो गई। निकुंज ने अपना बदला ले लिया था। सैनिकों ने निकुंज को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नरेंद्र बेहोश होकर जमीन पर गिर चुका था। आयुर्वेदाचार्य कहाँ है। रेवती नरेंद्र को लेकर भागते हुए ब्रह्मानंद केंद्र पहुंची। अरे ये तो मर चुका होगा। दिल के आसपास वार हुआ है यार, बचने की कोई संभावना नहीं है। केंद्र पर जिसकी भी नजर नरेंद्र के शरीर पर पड़ी वह जान चुका था कि रेवती के सारे प्रयास व्यर्थ जाने वाले हैं। आयुर्वेदाचार्य अभी पड़ोसी राज्य की यात्रा से लौटे हैं। वो अपने घर में आराम कर रहे हैं। केंद्र पर काम करने वाले एक कर्मचारी ने रेवती को बताया। रेवती ने आव देखा ना ताव वो नंगे पैर ही आयुर्वेदाचार्य के घर की तरफ दौड़ी। बचाए मेरी पति को, चाहे जैसे भी हो। रेवती ने आयुर्वेदाचार्य को मानो आदेश दिया था, पूरा प्रयास करूंगा मैं। आयुर्वेदाचार्य भले ही अभी भी आधी नींद में ही थे, लेकिन उनकी अधखुली आंखों को भी साफ साफ दिख गया था कि नरेंद्र के बचने की कोई संभावना नहीं है। आप यहीं रुकिए। फिर भी रेवती को ढांढस बंधाने के लिए वो नरेंद्र के शरीर को चिकित्सा कक्ष में ले गए। कुछ घंटों के बाद उसकी बीवी को बता देना कि हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन हम उसके पति को बचा नहीं पाए। अचानक से बताएंगे तो कहीं बीवी भी हृदयघात से मर ना जाए। ये तो मर ही चुका है। आयुर्वेदाचार्य अपने सहायक से ये कहकर चिकित्सा कक्ष के अंदर ही पैर पसार कर लेट गए। उनकी सफर की थकान अभी भी उतरी नहीं थी। लोएस्ट फीस ऑन क्रिप्टो, privacy underscore small, close underscore button, lowest fees on crypto. अथे संसोत्यो, अथे संसोत्यो, अथे संसोत्यो।
सहायक ने जब किसी को बड़बड़ाते हुए सुना तो उसने मान ही लिया कि आयुर्वेदाचार्य ही नींद में बड़बड़ा रहे होंगे, लेकिन उसने ध्यान से देखा तो पाया कि आवाज़ नरेंद्र की ओर से आ रही है। आयुर्वेदाचार्य, वो जिंदा है, वो कुछ कह रहा है। सहायक ने झिंझोड़ते हुए आयुर्वेदाचार्य को जगाया तो उन्हें लगा कि सहायक ने कोई भयानक सपना देखा है। अथे संसोत्यो, अथे संसोत्यो। आवाज़ सच में नरेंद्र के शरीर से ही आ रही थी। नरेंद्र आधी बेहोशी में था। मरे हुए आदमी को होश कैसे आ गया? तुमने कुछ किया क्या? आयुर्वेदाचार्य ने हैरत में सहायक से पूछा। कुछ भी नहीं, मैं तो यहीं चुपचाप बैठा किताब पढ़ रहा था, सहायक ने उन्हें बताया। ये तो अजब दैवीय घटना है, ये बड़बड़ा क्या रहा है? आयुर्वेदाचार्य ने ध्यान से सुना तो नरेंद्र पड़ोसी राज्य की भाषा में बोल रहा था। अथे संसोत्यो। आयुर्वेदाचार्य ने जैसे ही मंत्र का अर्थ निकाला, उनके होश ही उड़ गए। क्या हुआ आयुर्वेदाचार्य? सहायक ने कौतूहल से पूछा। ये जो सूत्र बक रहा है वो एक मंत्र है जिसका प्रयोग एक ऐसी औषधि बनाने में किया जा सकता है जो लोगों की उम्र बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। आयुर्वेदाचार्य बोले। उसकी चिंता बाद में करेंगे, पहले इसकी जान तो बचा लेते हैं। सहायक को समझ आ रहा था कि समय कभी भी बीत सकता है। नरेंद्र को तुरंत जीवन रक्षक जड़ी बूटियां देनी होंगी। उन जड़ी बूटियों को वापस अलमारी में रख दो, इसकी जान बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेदाचार्य ने सहायक को लगभग डपकते हुए कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य? सहायक आयुर्वेदाचार्य की बातों से हैरान हो चुका था। अरे मूर्ख, सोच, अगर उम्र बढ़ाने वाली औषधि केवल अपने पास होगी तो हम कुछ ही समय में कितनी धन, दौलत और शोहरत कमा लेंगे। हम राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। आयुर्वेदाचार्य की आंखें भविष्य के बारे में सोचकर चमक उठी थीं। सहायक उनसे सहमत नहीं था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में अभी इतना भी दम नहीं था कि अपने वरिष्ठ की बात का विरोध कर सके। ठीक है आचार्य जी, पड़ा रहने देते हैं इसे, मर ही जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा बोलते हुए सहायक के होंठ बुरी तरह से कांप रहे थे। अथे संसोत्यो। नरेंद्र बड़बड़ाते हुए एक बार फिर से स्वर्ग की सैर कर रहा था। वहां उसकी सेवा के लिए दास थे, उसके मनोरंजन के लिए अप्सराएं थीं। जब सोएगा तब उसका अमृत कलश चुरा लेंगे। इस बार भी उसने खुसफुसाहट सुनी। वो इस बार खुसफुसाने वाले का चेहरा देखने में सफल हो गया। वो कोई राक्षस लग रहा था, लेकिन इसके पहले नरेंद्र जान पाई कि राक्षस कौन है। उसकी नाभि में जोर जोर से अमृत का प्रवाह होने लगा। अमृत बहकर उसके सारे अंगों को स्वस्थ कर रहा था। अथे संसोत्यो। नरेंद्र चीखा और उठकर बैठ गया। हे भगवान, भूत, भूत, भागो! आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा कक्ष से ऐसे निकल के भागा मानो उसने कोई आत्मा देख ली हो। सहायक ने देखा कि नरेंद्र काफी स्वस्थ महसूस कर रहा है। आचार्य जी, अंदर आइए, जाको राकेसा या मार सके ना कोई। सहायक मन ही मन आयुर्वेदाचार्य के इरादों के असफल होने पर खुश था। काफी परिश्रम करना पड़ा मुझे, लेकिन आपका पति होश में आ गया है। पूरी तरह से स्वस्थ होने में अभी कुछ दिन लगेंगे, लेकिन मेरी जड़ी बूटियां निश्चित रूप से जल्द ही इसे पूरी तरह से ठीक कर देंगी। आयुर्वेदाचार्य ने रेवती के सामने बड़े आत्मविश्वास से झूठ बोला। सहायक का मन किया वो आयुर्वेदाचार्य के झूठ का पर्दाफाश कर दे, लेकिन उसने चुप्पी साधी रखी। भाग्यशाली है तू बेटी, मानवी ने अपनी बेटी रेवती को ढांढस बंधाते हुए कहा। रेवती के माँ बाप उसके साथ थे, सबकी जान में जान आ गई थी। रेवती जाकर नरेंद्र से गले मिली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये कैसी औषधि दे रहे हैं आचार्य जी? ये तो धीमा जहर है। सहायक ने जब आयुर्वेदाचार्य जी को नरेंद्र के लिए औषधि बनाते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाँ, तो जिसका मरना जरूरी है उसे जहर ही देंगे ना? आयुर्वेदाचार्य के मंसूबे अभी भी कमजोर नहीं पड़े थे। उसने नरेंद्र को मार ही डालने की कसम खा रखी थी। ये लीजिए औषधियाँ, दिन में 3 बार गर्म दूध के साथ दे दीजिएगा, कुछ ही दिनों में चंगा हो जाएगा ये। आयुर्वेदाचार्य ने रेवती को औषधि की पोटली ऐसे थमाई मानो उसमें अमृत भरा हो। योजक चिन्ह। अब कुछ दिनों तक कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं व्यापार देख लूंगी। और सुनो, मैं जब कारखाने जाऊं तो युद्ध कौशल का अभ्यास मत करने लग जाना। मैं नौकरों से कह के जाऊंगी कि तुम पे नजर रखें, बाकी तुम्हारी दवाओं का ख्याल मैं रख लूंगी। रेवती ने नरेंद्र के लिए निर्देशों की एक फिरहस्ती जारी कर दी। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा महारानी जी, नरेंद्र ने हंसते हुए उससे कहा। रेवती को पूरा भरोसा था कि चंद दिनों में उसकी निगरानी में नरेंद्र की तबीयत में सुधार आने लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेवती को हालांकि इल्म तो नहीं था, लेकिन दवा के नाम पर वो नरेंद्र को जहर तो खिला ही रही थी। नरेंद्र की तबीयत में ना तो ठीक से सुधार आ रहा था और ना ही उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो रही थी। रेवती को इसके पीछे कोई भी कारण नहीं सूझ रहा था। आयुर्वेदाचार्य, कितना समय लगेगा नरेंद्र को पूरी तरह से स्वस्थ होने में? रेवती दोबारा से ब्रह्मानंद केंद्र गई तो आयुर्वेदाचार्य ने उसे धैर्य रखने की सलाह देते हुए उसे दवाओं की एक और पोटली थमा दी, और उन दवाओं में भी जहर की ठीक ठाक मात्रा मिली हुई थी। योजक चिन्ह। कोई नकाबपोश इंसान आपसे मिलना चाहता है, घर के नौकर ने रेवती को बताया। रेवती कौतूहलवश घर के बाहर गई तो उसने देखा कि चेहरा ढके हुए एक नौजवान वहां खड़ा हुआ है। मैं आपको अपनी पहचान के बारे में कुछ नहीं बता सकता, आपको बस मैं इतना बताने आया हूं कि आयुर्वेदाचार्य ने आपके पति की दवाओं में जहर मिलाया हुआ है, तभी वो ठीक नहीं हो रहा। नकाबपोश इतना कहकर वहां से भाग गया। सुनो, रेवती के लाख बुलाने पर भी वो नहीं रुका।
कुछ दूर चलकर आयुर्वेदाचार्य के सहायक ने नकाब उतार दिया, उसके दिल का बोझ हल्का हो चुका था। ये दवाएं किसी जानवर को खिलाकर देखो। रेवती ने नकाबपोश की बातों की सत्यता का परीक्षण करना ठीक समझा। जिस बिल्ली को उसने दवाएं खिलाई थीं वो बीमार पड़ गई है। नौकरानी ने जैसे ही रेवती को ये बात बताई, रेवती का पारा 7वें आसमां पर चढ़ गया। अभी अभी कारखाने से बनकर एक ताज़ी खंजर घर में आई थी, मैं जान ले लूंगी उसकी। रेवती आयुर्वेदाचार्य के खून की प्यासी लग रही थी। रुको बेटा, हम राजा के पास शिकायत करेंगे उसकी। गुस्से में उसको मार भी दोगी तो क्या मिलेगा तुम्हें? जिंदगी भर कारागार में सड़ना पड़ेगा। ना ही नरेंद्र, ना ही पुरुषोत्तम और न ही मानवी की बातें रेवती को रोकने में सफल रहीं। संयोग की बात है, जब रेवती आयुर्वेदाचार्य के कक्ष में पहुंची वो तब भी सो रहा था। रेवती के हाथों में खंजर था और उसका शिकार बेखबर सो रहा था। इसे सोते में ही मार दूं या फिर जगा कर मारूं? रेवती के मन में बस इतना ही प्रश्न शेष था, मारना है या नहीं। इस पर उससे लेशमात्र भी संदेह नहीं था। क्या रेवती आयुर्वेदाचार्य की जान ले लेगी? क्या नरेंद्र को अपने ही मंत्र का अर्थ पता चलेगा? स्वर्गलोक में अमृत कलश किसने चुराया था? जानने के लिए सुनते रहिए। रेवती को जैसे ही पता चलता है कि आयुर्वेदाचार्य ने उसके पति को जहर देने की कोशिश की, वो खंजर ले आयुर्वेदाचार्य के कक्ष में पहुंच जाती है। आयुर्वेदाचार्य जी! रेवती की चीख सुनकर आयुर्वेदाचार्य की गहरी नींद टूट गई। उसे इस तरह से बदतमीजी से जगाए जाने की आदत नहीं थी। कौन बेवकूफ़ चीखा, अरे आप रेवती जी! आयुर्वेदाचार्य रेवती के हाथों में खंजर देखकर ठिठक गया। कब? क्या हुआ? आयुर्वेदाचार्य का गला सूखने लगा था। मेरे पति के जिस्म में जहर उतारा तूने, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो मरा नहीं। अब मैं तेरे जिस्म में खंजर उतार के देखती हूँ, देखते हैं कि तेरी किस्मत अच्छी है या नहीं। रेवती की आंखों में खून उतर आया था। वो चमचमाता हुआ खंजर लेके आयुर्वेदाचार्य की तरफ लपकी। आयुर्वेदाचार्य अपने ही कक्ष में बंधक सा बन गया था। बचाओ इस पागल औरत से! उसने बेतहाशा चीखना शुरू कर दिया। क्या हुआ आचार्य जी? उसकी चीख सुनकर उसका सहायक अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे ब्रह्मानंद केंद्र में काम करने वाले और भी लोग आए। किसी ने भी अंदर आने की हिम्मत की तो गला काट दूंगी। रेवती की बात में निश्चय झलक रहा था। सबको समझ आ गया था कि रेवती जैसा कह रही है वैसा सच में कर भी देगी। सब कक्ष के बाहर सहमे खड़े रहे, जिसमें ब्रह्मानंद केंद्र का मालिक राजपाल भी शामिल था। उसके केंद्र के एक वरिष्ठ कर्मचारी का गला रेता जाने वाला था, लेकिन उसे कुछ भी करने में डर लग रहा था। वो नहीं छोड़ेगी उसे। राजपाल के मुंह से बस इतना ही निकला। आयुर्वेदाचार्य कक्ष के एक कोने में धंसा हुआ रेवती से जान की भीख मांग रहा था। रेवती बिना ठिठके खंजर लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। नरेंद्र ने बिल्कुल आखिरी पल में रेवती के हाथ से खंजर छीनकर दूर फेंक दिया। रेवती को लगा मानो वो किसी सपने से बाहर आ गई हो। शांति से बैठो थोड़ी देर। नरेंद्र ने रेवती को कुर्सी पर बैठाया ताकि वो ठंडी हो सके। क्या बात है आयुर्वेदाचार्य, ये औरत इतना खार खाए क्यों बैठी है कि तुम्हें मारने पर ही उतारू हो गई थी? केंद्र का मालिक राजपाल कक्ष के अंदर आ चुका था। ये मंत्र के लिए नरेंद्र को मारना चाहा था। रेवती ने आयुर्वेदाचार्य की कलई खोल दी। ऐसे कलयुगी चिकित्सक को तो मर ही जाना चाहिए। छी! जान बचाने वाला ही जान लेगा तो कैसे चलेगा? कक्ष में मौजूद सभी लोग आयुर्वेदाचार्य को पानी पी कर कोस रहे थे। राजपाल ने सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहा। अब कक्ष में वो आयुर्वेदाचार्य, नरेंद्र और रेवती ही मौजूद थे। मैं इस आयुर्वेदाचार्य को तुरंत नौकरी से निकाल रहा हूं, लेकिन मेरी आपसे ये विनती है, कृपया आप इस मामले को यहीं पर खत्म कर दे। अगर हम इसे राजा के पास ले जाएंगे तो केंद्र की बहुत बदनामी होगी और इस दुष्ट की वजह से हमें राज्यकोष से मिलने वाला पैसा भी बंद हो जाएगा। राजपाल विनती करते करते रेवती के पैरों पर गिर गया। नहीं नहीं, मैं यहाँ से सीधे राजा के पास जा रही हूँ। ये सब ऐसे दुष्टों को काम पर रखने से पहले सोचना चाहिए था। रेवती राजपाल की बात मानने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। क्यों बे? उस मंत्र से उम्र बढ़ाने वाली औषधि बनाने वाला था ना तू? नरेंद्र ने आयुर्वेदाचार्य से पूछा। आयुर्वेदाचार्य ने हाँ में सिर हिला दिया। सुनिए राजपाल जी, केंद्र में औषधि का उत्पादन शुरू कराए। उसको बेचने से जितना भी लाभ केंद्र को होगा उसमें 50% भागीदारी मेरी होगी और इस दुष्ट को नौकरी से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसे इसका सबक मिल चुका है। नरेंद्र की बातों ने कक्ष में मौजूद सभी लोगों को चकित कर दिया। जैसा आप कहें नरेंद्र जी। राजपाल तुरंत ही नरेंद्र की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया। दिमाग ठिकाने हैं नरेंद्र, इस पापी को सजा भी ना दिलाएं। रेवती को नरेंद्र की बात बड़ी अटपटी लग रही थी। इसकी सबसे बड़ी सजा ये है कि इसे ऐसी जगह रोज काम करने आना होगा जहां सब जानते हैं कि ये कितना बड़ा पापी है। नरेंद्र ये कहकर रेवती को लेके कक्ष से निकल गया। ये भी तो सोचो इसमें कितना ज्यादा पैसा कमाने की संभावना छुपी हुई है और अपने परिवार के लिए पैसा कमाना अभी सबसे जरूरी चीज है। घर लौटते वक्त नरेंद्र ने रेवती को अपनी बात समझाने की कोशिश की। अजीब तरह से चलता है इसका दिमाग, अपने हत्यारे से डील करके आ गया। हा। पुरुषोत्तम अपने दामाद और बेटी को सुरक्षित देखकर खुश थे। वो नरेंद्र की चतुराई पर मंत्रमुग्ध थे। पहले तो उसकी वजह से परिवार को सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट मिला, अब वो ब्रह्मानंद केंद्र के साथ भी डील कर आया था। पुरुषोत्तम को पूरा भरोसा था कि धीरे धीरे करके उनके परिवार की माली हालत ठीक हो जाएगी।
ये आमंत्रण पत्र कुशवाहा परिवार की ओर से आया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी वो जंगली जानवरों के खेल का आयोजन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार अपने सिंघल परिवार की तरफ से तुम लोग इस आयोजन में शिरकत करो। पुरुषोत्तम ने रेवती और नरेंद्र को आमंत्रण पत्र थमाते हुए कहा। लेकिन पिताजी, जाना तो आपको और माँ को चाहिए। रेवती इतने बड़े आयोजन में परिवार का चेहरा बन के जाने से थोड़ा हिचक रही थी। मानवी ने उससे कहा कि उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुशवाहा परिवार का जंगली जानवरों का वार्षिक आयोजन जम्बू राज्य के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक था। इसमें राज्य का राजा तक शिरकत किया करता था। साथ ही राज्य के सभी रसूखदार परिवार भी इसमें हिस्सा लेते थे, जिसमें सिंघल परिवार भी शामिल था। कितना बड़ा आयोजन है ये! जहां तक देखो लोग ही लोग बैठे हुए हैं। रेवती आयोजन की भव्यता से थोड़ी घबरा सी रही थी। अरे हमें करना ही क्या है? जंगली जानवरों की लड़ाई देखनी है। कभी जानवर आपस में लड़ेंगे, कभी इंसानों से लड़ेंगे। हम कुर्सी पर बैठ के ताली बजाएंगे और खाना खा के घर वापस चले जाएंगे। नरेंद्र ने रेवती को शांति से मंच पर रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, जहां राजा के साथ और भी परिवारों के वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे। नरेंद्र को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि वो खाना खा के शांति से घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि आयोजन में मेहमान के रूप में चौहान परिवार को भी बुलाया गया था और उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था महेश चौहान। वो भूला नहीं था कि नरेंद्र की वजह से ही उसके परिवार को सेना के हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था। ये जिंदा है अभी तक। महेश को पूरा विश्वास था कि निकुंज के वार के बाद नरेंद्र जिंदा तो नहीं बचा होगा, पता नहीं अमृत पी के पैदा हुआ है शायद। महेश का सलाहकार भी आश्चर्यचकित था। कोई बात नहीं, आज साले का सारा अमृत निचोड़ दूंगा। आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। ये बड़ा नुकसान किया है इसने हमारा। महेश नरेंद्र पर भरा बैठा हुआ था। आज उसके फटने के लिए बिल्कुल सही दिन था। जंगली सुअर पर मेरी 4 मुद्राएं लगा दो। मेरी जंगली कुत्ते पर 7। रिंग में जंगली जानवरों की फाइट शुरू हो चुकी थी। पहले राउंड में आम जनता अलग अलग पशुओं पर दांव लगा रही थी। अरे देखो, 2 जानवर रिंग में लड़ रहे हैं और एक दर्शकों में भी बैठा हुआ है। महेश नरेंद्र की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसका मुंह तोड़ के आता हूं। नरेंद्र का पारा तुरंत चढ़ने लगा। जाने दो, उसे कुत्ता है वो, थोड़ी देर में भौंक के शांत हो जाएगा। रेवती ने महेश को इग्नोर करने की सलाह देते हुए नरेंद्र को अपना ध्यान खेल पर लगाने के लिए कहा। नरेंद्र भले ही शांति से बैठ गया, लेकिन महेश कहाँ ही रुकने वाला था। सुनो, मेरी 100 मुद्राएं उस गधे पर लगा दो। गधे रिंग में उतर सकते हैं ना? महेश नरेंद्र का माखौल उड़ाए ही जा रहा था। मंच पर बैठे हुए लोगों की रुचि खेल से ज्यादा महेश में आ गई थी। महेश नरेंद्र पर फप्तियां कसे ही जा रहा था और लोग ठहाके लगाए जा रहे थे। नरेंद्र बड़ी ही मुश्किल से खुद को रोक रहा था। देखो, हम पहली बार परिवार की तरफ से इतने बड़े आयोजन में आए हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई हंगामा हो, इसलिए शांत बैठे रहो। रेवती अभी भी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। अरे यार, कब तक शांत बैठा रहूंगा? वो कुछ भी बोले जा रहा है। नरेंद्र का गुस्सा भड़क रहा था। वो यही तो चाहता है कि तुम भड़क के कुछ करो और वो इस बात का फायदा उठाए। रेवती नरेंद्र को समझाने में विफल हो रही थी। तभी महेश ने कुछ ऐसा किया कि नरेंद्र के धैर्य की सीमा पार हो गई और वो मुट्ठी भींचकर खड़ा हो गया। महेश ने देखा कि नरेंद्र बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो उसने वहां वार करना शुरू किया जहां नरेंद्र को पक्का ही दर्द होता। अरे रेवती जी सुनिए, आगे आके बैठ जाए, वहां से खेल अच्छा नहीं दिख रहा होगा। महेश ने रेवती को सीटी मारते हुए कहा। रेवती ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अरे आ जाए ना रेवती जी, आगे देखिए कितनी जगह है, मेरी गोद में आके बैठ जाए। महेश को भी लग गया था कि सीमा पार हो चुकी है, लेकिन उसको अंदेशा नहीं था कि नरेंद्र इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगा। बहुत जगह है ना तेरी गोद में। नरेंद्र खुद तो खड़ा हुआ ही, साथ ही उसने अपनी कुर्सी भी हाथ में उठा ली। वो कुर्सी लेकर महेश की तरफ बढ़ा। लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करने क्या वाला है। थोड़ी देर में ये क्लियर हो गया। ला, मैं बैठता हूँ तेरी गोद में। नरेंद्र ने महेश की जांघ पर कुर्सी रख दी और वो खुद जमकर कुर्सी पर बैठ गया। ये सब नरेंद्र ने इतनी तेजी से किया कि महेश को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। हट, पागल है क्या? महेश दर्द से चीख रहा था। ये इतना भारी कैसे हो गया? महेश ना तो अपने ऊपर से कुर्सी को हिला पा रहा था, ना ही उस पे जमकर बैठे हुए नरेंद्र को हिला पा रहा था। महेश को दर्द से चीखते देख कुछ लोग उसकी मदद करने आए, लेकिन वे सब मिलके भी नरेंद्र को हटा नहीं पाए। महाराज, आप ही कुछ बोलिए इसे। महेश ने राजा से मिन्नत की। नरेंद्र अपनी कुर्सी लेके महेश की गोद से तब तक नीचे नहीं उतरा जब तक उसे जम्बू राज्य के राजा ने ऐसा करने का आदेश नहीं दे दिया। आ गया मजा, और बैठाना है किसी को गोद में। नरेंद्र महेश का मजाक उड़ाते हुए रेवती के पास चला गया। लोग अभी भी हंस रहे थे, लेकिन इस बार महेश पे उसके दिल में लगी आग और भी भड़क गई थी। अब ऊंचे परिवारों के लोग जंगली जानवरों की लड़ाई पर दांव लगाएंगे। अनाउंसर ने घोषणा की। दांव लगाने के लिए बहुत सारी स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत होगी। रेवती को पता था कि उनके पास पर्याप्त मुद्राएं नहीं हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि आयोजन में शिरकत करने के लिए खूब सारी स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत होगी। जब अनाउंसर स्वर्ण मुद्राएं जमा करने नरेंद्र के पास आया तो उसने अनाउंसर को आगे बढ़ जाने का इशारा किया। जब उस कंगले के पास स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं तो वो ऊंचे परिवारों के साथ मंच पर कैसे बैठा हुआ है? महेश को अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल गया था। उन दोनों को उठाकर आम लोगों के साथ बिठाओ।
तुरंत महेश नरेंद्र और रेवती को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। आप लोग उठ के जाए यहाँ से, अनाउंसर ने नरेंद्र और रेवती से कहा। नियमों का पालन किया जाना जरूरी था। पहली बार इस आयोजन में आए हैं परिवार की तरफ से और नाक कटा के जाएंगे। रेवती रुआंसी हो गई थी, नरेंद्र से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मुझे कुछ मुद्राएं उधार दे दीजिए, नरेंद्र ने कुशवाहा परिवार के मुखिया सार्थक कुशवाहा से मिन्नत की, जो इस आयोजन के कर्ता-धर्ता थे। उन्होंने भी नरेंद्र की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये ले। सार्थक ने नरेंद्र को इतनी कम मुद्राएं दी थीं कि वो किसी ताकतवर जानवर पर दांव भी नहीं खेल सकता था। महेश ने खूब सारी मुद्राएं उड़ाईं और एक चीते पर दांव लगाया। नरेंद्र सारी मुद्राएं गंवाने के बाद भी एक जंगली कुत्ते पर ही दांव खेल सका। चीता और जंगली कुत्ता रिंग में उतरे। अभी कुछ ही पलों में मेरा चीता इस कुत्ते की खाल उतार देगा। दर्शकों में बैठे सभी लोगों की तरह महेश को इस फाइट का रिजल्ट पहले से ही पता था। कुछ पल तक तो जंगली कुत्ता अपनी जान बचा के रिंग में चारों ओर भागता रहा, लेकिन जल्द ही वो चीते के पंजों के बीच में आ गया। चीता जैसे ही गुर्राया, उसके नुकीले दांत देख के नरेंद्र के प्राण सूख गए। जल्दी ही वो दांत कुत्ते की गर्दन को चीर देंगे। नरेंद्र को बड़ी हताशा महसूस हुई, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था। दर्शक दीर्घा में बैठे बैठे वो खुद को हारते हुए ही देख सकता था और महेश को जीतते हुए। ये बात उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। क्या नरेंद्र बेइज्जत होकर वापस जाएगा, या उसे मिलेगा एक और मौका अपना हुनर दिखाने का? जानने के लिए सुनते रहिए। ये तय था कि नरेंद्र का जंगली कुत्ते पर लगाया गया दांव बर्बाद जाने वाला है। चीते के नुकीले दांत जंगली कुत्ते की गर्दन के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। भौंकी दे यार उसके मुंह पे, कुछ तो कर। दर्शक दीर्घा में बैठा नरेंद्र जंगली कुत्ते की हालत देख के हताश हो रहा था। नरेंद्र के इतना बोलने भर की ही देर थी कि जंगली कुत्ते ने अचानक से चीते पर भौंकना शुरू कर दिया। चीता अचानक से हुए इस शोर से बिदक गया। वो छिटक के जंगली कुत्ते से कुछ दूर जाके खड़ा हो गया। क्या वो कुत्ता मेरी भाषा समझ सकता है? नरेंद्र कुत्ते की हरकत देख के हैरान हो गया था। क्या बोल रहे हो? रेवती उसकी बात का मतलब समझ ही नहीं पाई। नरेंद्र ने सोचा कि क्यों ना कुत्ते को और भी निर्देश देके देखा जाए। सुन कुत्ते, जल्दी से पैरों पे खड़ा हो जा। नरेंद्र को इस तरह से बड़बड़ाना अजीब लग रहा था, लेकिन उसके इतना कहते ही जंगली कुत्ता कूद के ऐसे पैरों पर खड़ा हुआ मानो उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। चीता अभी भी स्तब्ध था। वो कुत्ते की कलाबाजियां देखे जा रहा था। वो शायद मौका देख के दोबारा से वार करने की फिराक में था, लेकिन नरेंद्र उसे एक और मौका नहीं देना चाहता था। सुन कुत्ते, वो चीता अपनी जगह जम के खड़ा है ना? उसके चारों ओर तेजी से चक्कर लगाना शुरू कर दे। नरेंद्र एक बार फिर कुत्ते से मुखातिब हुआ। कुत्ते ने वैसा ही किया। ये देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। अरे एकदम से क्या हो गया? कुत्ता सनक गया है क्या? चीते को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई, लोगों को सामने घटती हुई घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम कौन सा मंत्र पढ़ रहे हो? रेवती ने नरेंद्र से पूछा, जो अभी भी मुंह छुपा के बड़बड़ाने में व्यस्त था। अरे कुछ नहीं यार, भगवान से जीत की प्रार्थना कर रहा हूँ। नरेंद्र को पता था कि अगर उसने सच बोल भी दिया तो भी रेवती उसकी बात नहीं मानेगी। इतना कहकर उसने फिर से मुंह छुपा लिया। कुत्ते, तब तक भागता रह जब तक इस चीते को चक्कर न आने लग जाए। नरेंद्र की बात का कुत्ते ने पूरी तरह से पालन किया। इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है इस कुत्ते के पास? महेश कुत्ते की चक्कर लगाने की गति से हैरान था। चीते को सचमुच लगने लगा था कि वो चक्कर खा के गिर जाएगा। उसका खुद से नियंत्रण छूटने लगा था। उसने बेतहाशा गुर्राना शुरू कर दिया। ये हमला करने वाला है, बच। नरेंद्र ने कुत्ते को एक और निर्देश दिया। ठीक उसी समय चीता कुत्ते की ओर लपका। कुत्ता तेजी से कूदकर उस जगह से दूर हो गया। चीते का सिर रिंग की दीवारों में जाके जोर से टकराया। अबे कुत्ते, बढ़िया मौका है। बेहोश सा हो गया है चीता, जा मांस नोच ले साले का। नरेंद्र ने कुत्ते को एक आखिरी निर्देश दिया और चीते का काम तमाम हो गया। एक कुत्ते ने चीते को हरा दिया। क्या? महेश को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है। चीता जमीन पे मृत पड़ा था। जंगली जानवरों का रख रखाव करने वाला शाहीन कुत्ते को रिंग से निकाल के अंदर ले गया। महेश की सारी स्वर्ण मुद्राएं डूब चुकी थीं। नरेंद्र जंगली जानवरों की लड़ाई का एक राउंड जीत चुका था। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतनी बाली उम्र में राजा के हाथों सम्मानित होने का मौका मिलेगा। नरेंद्र अपनी जीत पर फूला नहीं समा रहा था। बधाई हो नरेंद्र। राजा ने जैसे ही उसे बधाई दी, उसे लगा कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। जम्बू राज्य का राजा उसका नाम जान गया था। उसने अपनी जीत का पूरा श्रेय कुत्ते को दे दिया। राजा ने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी। नरेंद्र ने सबसे पहले जाके सार्थक कुशवाहा की उधार में ली हुई स्वर्ण मुद्राएं वापस की। ये ले वापस कुशवाहे। नरेंद्र को मुद्राएं उधार देते वक्त कुशवाहा ने जितनी बदतमीजी की थी, उससे दूनी बदतमीजी नरेंद्र ने मुद्राएं लौटाते वक्त की। पक्का कोई बेईमानी हुई है। एक कुत्ता कैसे एक चीते को हरा सकता है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कुत्ते और चीते की जांच कराई जानी चाहिए। महेश इस अप्रत्याशित हार को पचा नहीं पा रहा था। वो चीख चीख कर जांच की मांग करने लगा। भीड़ में से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। बैठ जाए, क्यों चीख चीख कर अपनी बेइज्जती करा रहे हैं? उसका अपना सलाहकार भी उसके साथ नहीं था। भीड़ ने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया। बैठ जा चुपचाप, मूर्ख कहीं का। महेश को ये अंदेशा तो बिल्कुल भी नहीं था कि उसे सीधे राजा से डांट पड़ जाएगी। वो सकपका कर अपनी जगह बैठ तो गया, लेकिन उसके अंदर बदले की भावना अभी भी उफान मार रही थी।
इन सभी अपमानों का बदला उस हरामी नरेंद्र की मौत से ही पूरा हो सकता है। महेश का मन कर रहा था कि वो नरेंद्र को कच्चा ही चबा जाए। वो मंच से उतरा और पीछे जाकर शाहीन से मिला। शाहीन बाड़े में बंद जंगली जानवरों की देखभाल करने में व्यस्त था। साहब, आप। शाहीन बड़े घर के एक बेटे को बाड़ों के पास आता देख के चौंक गया। कितनी स्वर्ण मुद्राएं कमा लेता है महीने में? महेश ने सीधा सवाल दागा। क्या मजाक कर रहे हैं साहब? हमें कहाँ स्वर्ण मुद्राएं? शाहीन बोला। महेश ने अपनी जेब से लगभग 50 स्वर्ण मुद्राएं निकाली। मुद्राओं की चमक शाहीन को अंधा कर रही थी। करना क्या है साहब? शाहीन को इतना तो पता ही था कि महेश उसे बिना बात के स्वर्ण मुद्राएं तो नहीं ही देगा। महेश ने 2 लिक्विड से भरी शीशियां निकाली। बाईं शीशी में ऐसा लिक्विड भरा हुआ है जो किसी भी जंगली जानवर को आलसी बना सकता है, और दाईं में जो लिक्विड है वो अगर किसी जानवर के शरीर में गया तो जानवर के सामने जो भी आएगा वो उसे चीर फाड़ के रख देगा। इतना कहते हुए महेश ने शाहीन को शीशियां पकड़ा दी। करना क्या है साहब इसका? शाहीन समझ चुका था कि महेश के इरादे ठीक नहीं है। करना क्या है? अरे भोले, जानवरों के शरीर में उतार देना। अगले राउंड से पहले महेश ने कुटिल मुस्कान के साथ शाहीन को जवाब दिया। कौन सा लिक्विड किस जानवर के शरीर में डालना है? शाहीन के हाथ कांप रहे थे। अरे कांप क्यों रहे हो? देखना कहीं गिर के शीशियां फूट ना जाएं। महेश समझ गया था कि शाहीन उसके दबाव में आ चुका है। किस जानवर के शरीर में कौन सा डालना है ये मैं इशारे से बता दूंगा। महेश ने शाहीन को एक आखिरी निर्देश दिया। शाहीन के हाथ बहुत तेजी से कांप रहे थे। महेश मंच पर वापस आ गया। रिंग के अंदर जंगली जानवरों को गुलाम बनाए जाने का खेल शुरू हो चुका था। प्रशिक्षित युवक जानवरों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से मुट्ठी भर सफल हो रहे थे, कुछ को भयंकर चोट लग रही थी, ज्यादातर तो रिंग के अंदर ही मारे जा रहे थे। कुत्ते के बल पर कुछ स्वर्ण मुद्राएं जीतने वाला नामर्द देखो कैसे खुश हो रहा है। महेश ने नरेंद्र पर फिर से फप्तियां कसना शुरू कर दिया। इस बार उसके शब्द बस किसी को भड़काने भर के लिए नहीं थे। उसने नरेंद्र की बलि देने के लिए पूरा जाल बिछाया हुआ था। अरे बैठ जा यार, बार बार हारने के लिए खड़ा हो जाता है। कितनी बार बेइज्जती कराएगा अपनी? लोग महेश से तंग आ चुके थे, लेकिन महेश को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बोल, है असली मर्द तो आजा मैदान में। हम में से जो भी जंगली जानवर को काबू कर लेने में सफल होगा वही जीतेगा। महेश नरेंद्र को ललकारते हुए बोला। उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, खुद तो मरेगा ही, तुम्हें भी मरवाएगा। रेवती को अच्छे से पता था कि जंगली जानवरों को काबू करना एक बहुत ही असंभव सा काम होता है। उसकी ट्रेनिंग ना तो नरेंद्र के पास है और ना ही महेश के। जो रिंग के अंदर जाएगा वही मरेगा। उसे मरने का शौक है तो मरने दो ना। नरेंद्र के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो भी शायद महेश से इतना आजिज आ चुका था कि अगर महेश मर भी जाए तो शायद नरेंद्र को कुछ भी फर्क ना पड़े। उसने एक बहुत ही खतरनाक चाल चली। ठीक है महेश, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है कि रिंग में पहले तुम जाओगे उसके बाद मैं। नरेंद्र ने अपनी बात साफ की। हाँ मैं ही चला जाऊंगा, डरपोक कहीं का। महेश इतने जोश में था कि उसने तुरंत नरेंद्र की शर्त मान ली। ये रिंग से जिंदा वापस आएगा तब तो जाऊंगा ना मैं। ये गधा महेश मारा गया, उसके बाद कौन सा मुकाबला और कौन सी शर्त? नरेंद्र को लग रहा था कि उसने महेश को मौत के कुएं में धक्का दे दिया था। ओह, अब समझी। रेवती को समझ आ गया था कि नरेंद्र आखिर मुकाबले के लिए तैयार क्यों हुआ था। महेश रिंग में पहुंच चुका था। जैसे ही रिंग का दरवाजा खुला और एक विशालकाय तेंदुआ बाहर आया, महेश को लगा कि एक जंगली जानवर के साथ एक बंद रिंग में उतरना शायद अच्छा आइडिया नहीं था। जैसे ही शाहीन ने तेंदुए की चेन्स उतारी, वो महेश की ओर टूट पड़ा। हे भगवान, ये तो मेरी जान लेके ही छोड़ेगा। महेश रिंग में बस इधर से उधर भाग रहा था। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोगों को पता था कि महेश के अंदर बड़े बाप का बेटा होने के अलावा कोई भी गुण नहीं है। ना ही वो विद्वान है, ना ही वो युद्धकला में पारंगत है, और एक जंगली जानवर को काबू करने के लिए तो वो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है। रिंग में हो रहे मखौल को देख के तो यही कहा जा सकता था। नहीं 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 नहीं। महेश रिंग में इधर से उधर भाग रहा था, मानो वो तेंदुए से उसे ना खाने की मिन्नत कर रहा हो। कभी वो इस दीवार से चिपक जाता, कभी उस कोने में दुबक के बैठ जाता। तेंदुआ अपने भारी शरीर की वजह से महेश को घायल करने में अभी तक सफल नहीं हुआ था, लेकिन उसकी ये स्ट्रैटेजी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी। नरेंद्र को ये बात सही से पता थी। ये बेवकूफ़ महेश तेंदुए से भाग के कब तक बचेगा। ऐसा ही हुआ भी। महेश बुरी तरह से थक के जमीन पर पसर गया। तेंदुआ उसके पास आया। इस साले शाहीन ने ड्रग नहीं डाला क्या इस तेंदुए की नसों में? महेश की मौत तेंदुए के रूप में उसके पास खड़ी थी। महेश ने आंखें बंद कर लीं। तभी महेश को एहसास हुआ कि एक विशालकाय चीज उसके बगल में आके बैठ गई है। धीमे से आंख खोल के उसने देखा तो तेंदुआ उसके बगल में पसरा पड़ा था। धन्यवाद शाहीन, महेश के मुंह से निकल गया, क्योंकि तेंदुए की आंखें बहुत थकी हुई लग रही थीं। शाहीन ने अपना काम कर दिया था। महेश उठा और लगभग सो चुके तेंदुए की पीठ पर चढ़ के बैठ गया, मानो वो कोई घोड़ा हो। महेश जंगली जानवर को काबू करने में सफल हो गया था। ये क्या हो गया? रेवती रिंग के अंदर घटी घटना को देख के सहम गई। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे रिंग के अंदर जाना भी पड़ेगा। नरेंद्र की होशियारी उसी पर भारी पड़ गई थी। अब रिंग में उतरने की बारी उसकी थी।
पता नहीं कौन सा जानवर मेरे पल्ले पड़ेगा। रिंग के अंदर खड़े नरेंद्र का दिमाग सुन न पड़ने वाला था। जैसे ही दरवाजा खुला, सबके मुंह से एक आह निकल गई, भेड़िया। भेड़िए को तो आज तक किसी ने काबू में किया ही नहीं है। भेड़िए को काबू करना एक इंसान के लिए असंभव है। ये मेरे पति को मारने की साजिश है। रेवती बड़बड़ाने लगी, लेकिन उसकी पुकार को सुनने वाला कोई नहीं था। शाहीन ने भेड़िए के भी बंधन खोल दिए, लेकिन लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब भेड़िया भागते हुए नरेंद्र की ओर नहीं गया। भेड़िया धीमे कदमों से नरेंद्र की ओर गया। नरेंद्र के पास पहुंच भेड़िए ने अपना सिर ऐसे झुका दिया मानो वो कोई पालतू कुत्ता हो। नरेंद्र देव, आशीर्वाद दें। भेड़िए की भाषा को केवल नरेंद्र ही समझ सकता था। भेड़िया पहचान गया था कि नरेंद्र एक देवता है। खुश रहो। नरेंद्र ने भेड़िए के सिर पर हाथ रख दिया। भेड़िया काबू में आ चुका था। नरेंद्र रिंग से बाहर जाने लगा, तभी भेड़िए को वापस ले जाने के बहाने से शाहीन रिंग में घुसा। उसके हाथ में एक छोटी सी सिरिंज थी। उसने वो सिरिंज भेड़िए को चुभा दी और देखते ही देखते भेड़िया बौरा सा गया। वो रिंग से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे नरेंद्र की ओर दौड़ पड़ा। वो बिल्कुल भूल चुका था कि नरेंद्र कोई देवता वगैरह भी है। वो उसके लिए बस एक शरीर था जिसे वो फाड़ डालना चाहता था। नरेंद्र को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। कारण केवल महेश और शाहीन को पता था। रेवती सहम गई थी। डर की वजह से उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। क्या भेड़िया नरेंद्र को फाड़ डालेगा? भेड़िए के साथ रिंग में कैद इंसान की मदद करने का जोखिम कोई उठाएगा या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए द ग्रेट जमाई। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।